हेलो, कैसे हो साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, मैं रामतीर्थ भारती और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। साथियों, जैसा कि आजकल कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है, तो उसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया है। और चूँकि मेरी तबीयत अभी बहुत ख़राब चल रही थी, अब मैं सही हूँ, तो आज से हमारी क्लास कंटिन्यू डेली चलेगी। और मैं आज से जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ वो आर्थिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्न लूँगा यहाँ पर। और आर्थिक सिद्धांत के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कवर कराऊँगा विद एक्सप्लेन। तो साथियों, करते हैं क्लास की। तो साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर किसका अध्ययन करता है। तो साथियों, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 व्यक्ति का, और नंबर 2 समाज का, नंबर 3 राष्ट्र का, और नंबर 4 धन का। तो साथियों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विशेष रूप से अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहे जाने वाले एडम स्मिथ को ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक साथियों 1776 में प्रकाशित हुई थी। उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन बताया है या धन का विज्ञान कहा है। मैं कहा कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। अंततः अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर धन का अध्ययन करता है। तो साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। आगे देखते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है नैतिक अथवा मूल निर्णय संबंधित है। नैतिक अथवा मूल निर्णय संबंधित है। तो साथियों, देखते हैं ऑप्शन। नंबर 1 सामान्य अर्थशास्त्र, नंबर 2 आदर्श अर्थशास्त्र, नंबर 3 धनात्मक अर्थशास्त्र, नंबर 4 कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको देखने से पहले इसका एक्सप्लेन देखेंगे। नैतिक एवं मूल निर्णय आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है। नैतिक एवं मूल निर्णय किससे संबंधित है? आदर्श अर्थशास्त्र से। तो साथियों, इसका ये आंसर करेक्ट है। आदर्श अर्थशास्त्र अथवा क्या वांछनीय है तथा क्या अवांछनीय है, आई मीन क्या सही है और क्या गलत है, उसमें उसको बताता है। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करता है। आदर्श अर्थशास्त्र ये भी स्पष्ट करता है कि सरकार को आयकर में वृद्धि लानी चाहिए या नहीं। साथियों, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। तो साथियों, सूर्य की किरणें, माँ का मातृत्व, एक पेड़ की छाया, आभूषण। तो साथियों, एडम स्मिथ पहले ही बता चुके हैं कि धन जो अर्थशास्त्र वो किसका अध्ययन करता है? धन का। तो साथियों, एक पेड़ की छाया से हमें धन प्राप्त नहीं हो सकता, न माँ के मातृत्व से धन प्राप्त हो सकता है और न ही सूर्य की किरणों से धन प्राप्त हो सकता है। यहाँ केवल धन के रूप में जो है धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो धन नहीं है। लेकिन यहाँ आभूषण जो है साथियों वो एक रूप से धन है। तो 4th ऑप्शन जो है करेक्ट है, सही है। इसका एक्सप्लेन देखेंगे। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने धन शब्द का प्रयोग उन भौतिक वस्तुओं के लिए किया जो दुर्लभ होती हैं। भौतिक वस्तुएं देखने तथा छूने के गुणों से युक्त होती हैं, जैसे कपड़ा, फर्नीचर, पुस्तक, सोना, चांदी आदि। अभौतिक वस्तुओं या सेवाओं को जिन्हें छुआ ना जा सके को धन नहीं माना जाए। तो साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा है कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल, मार्शल। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मार्शल है।
और इसका एक्सप्लेन देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। ये व्यक्ति तथा समाज के कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो सुख व कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो साथियों, इस प्रकार से मार्शल ने बताया है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव अपनी आय से कितना खरीदता है, कितना व्यय करता है, कितना बचाता है, बिहेवियर देखा जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को देखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो नंबर 4 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नंबर 4 ऑप्शन सही है, मार्शल। साथियों, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र की किस भाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई। साथियों, मिस टाइपिंग हुई है, घृणित विज्ञान कहकर हो गया, कहकर आलोचना की गई है, और यहाँ भाषा नहीं है साथियों, ये परिभाषा होगी, परिभाषा। साथियों, बात करेंगे ऑप्शन की। नंबर 1, अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है। अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है। अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। तो साथियों, जो घृणित विज्ञान कहा गया है वो इसको धन का अध्ययन के लिए कहा गया है। देखते हैं एक्सप्लेन। जर्मनी की ऐतिहासिक परंपरा के अर्थशास्त्रियों में अनेक समाज सुधारकों एवं राजनीतिज्ञों जैसे रस्किन, कार्लाइल, वर्क आदि ने धन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की कटु आलोचना की तथा इसे कुबेर का शास्त्र, गणित विज्ञान, रोटी मक्खन का शास्त्र कहकर आलोचना की है। तो साथियों, इसका आंसर आपको मिल गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। उत्पादन का अभिप्राय होता है वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, उपयोगिता का सृजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, उत्पादन से हमें क्या प्राप्त होती है? सीधी सी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। उत्पादन से हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इस तरह से उपयोगिता का सृजन उत्पादन करता है, यानी उत्पादन का अभिप्राय होता है उपयोगिता का सृजन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। जिस क्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन किया जाता है उसे उत्पादन कहते हैं। साथियों, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ है। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ है, ये विचार किसने प्रकट किया? ऑप्शन काल्डोर, पिगू, रॉबिन्सन, सैमुअल्सन। तो साथियों, अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, ये विचार लियोनेल रॉबिन्स ने व्यक्त किया था। इसके अनुसार अर्थशास्त्र संसाधनों की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। आर्थिक समस्या का संबंध है। आर्थिक समस्या का संबंध है संसाधनों की दुर्लभता से, आवश्यकताओं की दुर्लभता से, आय की दुर्लभता से, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आर्थिक समस्या का जो संबंध है वो संसाधनों की दुर्लभता से संबंध है इसका। यह हमारा पहला आंसर सही है। आर्थिक समस्या का संबंध रॉबिन्स ने संसाधनों की दुर्लभता को बताया है। अर्थात अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों तथा वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे साथियों। निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। एडम स्मिथ की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा, रॉबिन्स की परिभाषा। तो साथियों, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के संबंध में एडम स्मिथ से लेकर अधिकांश विचारकों ने अर्थशास्त्र की ये परिभाषा दी है कि ये ऐसा विज्ञान है जो भौतिक कल्याण के कार्य का अध्ययन करता है, या फिर ये कि ये धन का विज्ञान है। विशेष रूप से मार्शल ने जीवन के सामान्य व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तक सीमित रखा, परंतु प्रोफेसर रॉबिन्स के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य तथा विकल्पात्मक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों के संबंधात्मक रूप
में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। साथियों, एडम स्मिथ ने जो परिभाषा बताई है वो धन के रूप में बताई है और मार्शल ने कल्याण के रूप में अपनी परिभाषा दी है और रॉबिन्स ने जो परिभाषा अपनी दी है वो मानव व्यवहार के मतलब मानव क्या व्यवहार करता है उसके रूप में इन्होंने अपनी परिभाषा दी है। तो भौतिक परिभाषा के अंतर्गत रॉबिन्स की परिभाषा नहीं है, इनकी कल्याण के अंतर्गत परिभाषा है। बाकी ये दोनों परिभाषाएं जो हैं भौतिक परिभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। साथियों, आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है। आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंध है। तो साथियों, आर्थिक विकास का जो परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है वह डेविड रिकार्डो से। इनका पूरा नाम डेविड रिकार्डो है। तो साथियों, इस तरह से ही आगे हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और जिस किसी भी साथी को इस क्लास का PDF चाहिए वो इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ के टेलीग्राम पेज पर जा सकता है, टेलीग्राम चैनल पर जा सकता है, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। आज से हमारी क्लास डेली आएगी। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।